हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोगों के बीच एनसीईआरटी का नया सीरीज क्लास 7 का चैप्टर 4 लेकर के आया हूं। तो चलिए बात करते हैं। इसमें से आपको दिखाएंगे कि बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन कहां कहां से पूछा गया है। हाँ, और ध्यान है, ये केवल पीआरटी के लिए नहीं है बल्कि ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये स्पेशल एनसीईआरटी का नोट है, ध्यान रहे। और मैं फिर बता दूं आपको कि 99% ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान दें। चलिए आप शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दे दिया गया है, लिखा हुआ है चैप्टर 4 वायु। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दे दिया कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है 78%। जी हाँ, इस बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। ये टीआरई पीआरटी का क्वेश्चन है, री एग्जाम का। तो यहां से पूछा गया, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। आपको दिखाएंगे, एनसीईआरटी का पीडीएफ भी पीछे लगाए हुए हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। दे दिया यहाँ पे कि ऑक्सीजन 21% है और 71% जो है क्या है, नाइट्रोजन गैस है। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं। वायुमंडल में आर्गन जो है 0.93% है, या 0.90 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 0.9 लिखा हुआ यानी 90 हुआ, तो 0.90% भी बोल सकते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ध्यान रहे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 0.03%, आर्गन 0.90% लगभग है, और ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कहा वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ध्यान रखिए, वायु ना मिश्रण है और उसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, ये कोई खास एक गैस उसमें नहीं होता है। चलिए इसी तरह और भी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दे दिया गया है कि वायुमंडल के बारे में दे दिया गया है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैस के परत होता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, तो इसके चारों ओर जो है गैस है। ध्यान रखिए, ये कंबल की तरह कार्य करता है, पृथ्वी के चारों ओर गैस है। तो विभिन्न तरह गैस है, तो विभिन्न तरह गैस को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान रखना, ये पृथ्वी हुआ, उसके चारों ओर क्या है, गैस भरा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे गैस भरा हुआ है। यह वायुमंडल की पृथ्वी पर ताप को नियंत्रित, पूछ देगा कि वायुमंडल के पृथ्वी पर ताप को नियंत्रित कौन करता है, तो वायुमंडल। और भी बहुत सारा ऑप्शन देगा, यानी कि ऑप्शन को ना घुमा के पूछेगा, तो ध्यान रखना चीज को। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल नहीं रहने से दिन अधिक गर्म और रातें अधिक ठंडी हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो दिन अधिक गर्म और रातें अधिक ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आगे इसी तरह से। तो आगे दे दिया गया है, इसमें देख सकते हैं, दे दिया गया है कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 लेकर के, आप भी जानते हैं कि CO2 लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, लेकिन जीव जंतु सांस के रूप में O2 लेकर के CO2 को छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सही बात नहीं। इसी में से कोई एक क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा तो फिर वहां तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर प्रतिवर्ष करोड़ों टन CO2 का बढ़ोतरी होता है, जिससे उस गैस का आयतन बढ़ जाता है और वो मौसम तथा जलवायु का प्रभावित करती है। पूछ देगा मौसम तथा जलवायु कौन प्रभावित करेगा, तो CO2। करोड़ों टन जो प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रहा है CO2 का। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है कि CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। ध्यान रखना, यहाँ पे दे दिया गया है कि CO2 क्या करता है, जब वायुमंडल में प्रकाश आता है और रिटर्न जो होते रहता है उष्मा को, उसको रोक देता है और ग्रीन हाउस पैदा करता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी CO2 क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस भी कहेंगे। इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है, ध्यान रखना इस चीज को, और भी गैस होता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आगे। ये आपको बताया जाएगा 11th में के जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वहां पे स्पष्ट रूप से देख दिया गया है, आगे बताया जाएगा। इसी तरह यहां देख सकते हैं, यहाँ पे यह गैस नहीं होती तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडा हो जाता है। यानी कि यदि हम बात करते हैं कि गैस नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी पृथ्वी क्या हो जाता है, अत्यधिक ठंडी हो जाता। अब बात करते हैं भूमंडलीय तापन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे उसी को ग्लोबल वार्मिंग पढ़े होंगे,
जब पृथ्वी पर CO2 की मात्रा कल कारखानों की वजह से अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा किसकी वजह से? मेन रूप से CO2 की वजह से होगा। क्यों? कल कारखाना से बहुत सारा गैस निकलता है, खास करके CO2 निकलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय मतलब क्या? भू मतलब पृथ्वी, मंडल मतलब मंडल, और तापन मतलब यानी कि पृथ्वी जब गर्म हो रहा है उसको क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दे दिया कि वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। आगे बताएंगे वैसे, फिलहाल आप सुन लीजिए। पहला मेरे साथ गिनिए आप लोग। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा हो जाएगा वायुमंडल, और पांचवा हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्षोभ मंडल की बात करते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये आपको कर्म से पूछ देगा, ये आपसे आपको कर्म से पूछेगा, ध्यान रखना। ये आपको लगेगा बहुत इजी है, लेकिन जब कर्म से दे दिया जाएगा मतलब लिखने के लिए, तो उसमें परेशानी होगा ऑप्शन ढूंढने में, इसलिए उसको याद कीजिए कर्म से। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना जैसे बात करते हैं, वर्षा बात करेंगे, कुहासा, ओला, वर्षण, ये सभी कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। याद रखना कि मौसम संबंधी जितना घटना होगा सभी कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसी तरह देखते हैं। यदि बात करते हैं उसका औसत ऊंचाई बात करते हैं, तो 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बाकी इधर 5 हुआ, सॉरी 8 होता है, और उधर 18 किलोमीटर होता है। ठीक, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और निचली परत है। ध्यान रखना, निचली भी है और सबसे महत्वपूर्ण परत है। चलिए इसी तरह से और देखते हैं आगे। कर्म से हम लोग देखते हैं इसको। दूसरा बोले थे समताप मंडल। यह मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श, यहां से बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से। भले ही छोटा चैप्टर है, क्लास 7 का है, विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको टोटल हम इसका प्रूफ देंगे आप लोगों के पास। एक वीडियो लेकर के आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पेज नंबर इतना से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे पास हर एक वो साक्ष्य है, मैंने 10 से 15 बुक पढ़ करके फिर आप लोगों को मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पूरा साक्ष्य है मेरे पास, लिखा हुआ नोट है, मैं आप लोग को टोटल आप लोग के सामने वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसी तरह मंडल में ओजोन गैस की परतें हैं। ध्यान रखना, ओजोन गैस की परत कहां है? तो समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटना कहां होता है? तो क्षोभ मंडल में। अब ओजोन गैस क्या करता है? ये सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट रे को रोकती है। अल्ट्रावायलेट रे को रोकती है, यूवी को रोकती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ओजोन गैस जो होता है वो, जिसका सूत्र O3 होता है, वो क्या करता है? सूर्य की किरण से जब आ रही पराबैंगनी किरण होता है उसको रोकता है, जिससे हम लोग को कैंसर नहीं होता और त्वचा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि क्षोभ मंडल का था 13 किलोमीटर और मध्य मंडल का है 50 किलोमीटर ऊंचाई। ध्यान रखना। फिर इसी तरीके से है मध्य मंडल, तीसरा नंबर भी जब बताए थे आपको हम। मंडल में पृथ्वी पर गिरने के दौरान उल्कापिंड जल जाते। इसी मंडल में जो उल्कापिंड जलता है, ध्यान रखना। उल्कापिंड के बारे में आप लोग को बता गया है, एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट नंबर चैप्टर, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यदि हमारे सीरीज को नहीं देखें, एनसीईआरटी सीरीज को नहीं देखें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो देख सकते हैं। आप क्लास 6 का ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ये क्लास 7 का हो रहा है जो 4th चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। और यह जो है ऊंचाई इसका 80 किलोमीटर था। तो पहला का कितना, मेरे साथ बोलिए, पहला कितना था? 13 किलोमीटर। दूसरा कितना हुआ समताप मंडल का? 50 किलोमीटर। और तीसरा मध्यमंडल का कितना है? 80 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे वायुमंडल की बात करते हैं। तो यहां भी देख सकते हैं वायुमंडल की बात करते हैं, चौथा नंबर में है। ये बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता होता है। ध्यान रखना, तापमान इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस मंडल को तापन मंडल भी कहते हैं। ध्यान है कि इसी मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। ये कर्म से दे दिया गया था TRE 1 में, PRT में। वहां वायुमंडल नहीं देकर के तापन मंडल दे दिया गया था। तो ध्यान रखना, वायुमंडल नहीं रहे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना, तापन मंडल भी उसी का नाम है, या आयन मंडल भी उसको कहते हैं। इस मंडल में आयन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि
आयन मंडल इसी मंडल का एक भाग है। आयन मंडल, आयन सब जो है इसी मंडल में रहता है, बाह्य मंडल में, इसीलिए। फिर है इसी मंडल के द्वारा पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित किया जाता है। यानी रेडियो तरंगे जो होता है बाह्य मंडल में ही होता है और वह पृथ्वी पर भेजता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 400 किलोमीटर हुआ। चलिए पहले एक बार बात करते हैं फिर से क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या था, मौसम संबंधी घटना, ऊंचाई था 13 किलोमीटर एवरेज औसत ऊंचाई। फिर बात करते हैं समताप मंडल, जिसमें रॉकेट उड़ाना आसान था, हवाई जहाज सब उसमें ही था। ओजोन परत था, उसकी ऊंचाई था 50 किलोमीटर। तीसरा था मध्यमंडल, जिसमें उल्कापिंड जल जाता था, उसका ऊंचाई था 80 किलोमीटर। अब है वायुमंडल, जिसका ऊंचाई है 400 किलोमीटर, इसको आयन मंडल कहते हैं, तापन मंडल कहते हैं। क्योंकि इसमें आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे होता है। तापन मंडल इसलिए कहते हैं इसमें अधिक ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वायुमंडल के बारे में। यह वायुमंडल की सबसे, ध्यान रखना, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायु की पतली परत होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पतली परत जो होता है बहिर्मंडल में होता है। 400 के बाद जो है ये बहिर्मंडल है। और टोटल अगर बात करते हैं ऊंचाई की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में 1600 किलोमीटर है और एससीईआरटी में 1000 किलोमीटर, इसलिए अपना लोग 1600 किलोमीटर ही लेंगे उसका मोटाई वायुमंडल का। तो 400 के बाद जो हुआ वो वायुमंडल हुआ। इसी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, जो हल्की गैस होता है, इसीलिए नीचे से कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। और सबसे लास्ट परत यही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है मौसम के बारे में। तो मौसम क्या होता है कि किसी भी स्थान पर क्षणिक होता है, अतः घंटा दर घंटा या दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलता रहता है। मौसम क्षणिक होता है, एक लंबा समय तक नहीं होता है। और जलवायु की बात करते हैं, ये एक स्थान पर एक लंबा समय तक होता है। अगर बात करें तो मेन रूप से 30 से 40 किलोमीटर तक ये रहता है एवरेज में वहां पर। यानी कोई भी जगह में 30 से 40 किलोमीटर जो मौसम रहता है उसके औसत को जलवायु कहते हैं। फिर आगे दे दिया इसमें वायुमंडल का परत पृथ्वी से ऊपर की ओर कर्म। देखिए हम वही बता रहे थे आप लोग को, दे भी दिया है कि वायुमंडल का कर्म जो है ऊपर से, पृथ्वी परत से ऊपर की तरफ है। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। बाकी तो आपके बारे में बता ही गया है क्षोभ मंडल के बारे में विस्तार से। तो चलिए आगे बात करते हैं आतपन क्या होता है। वो तो अच्छा क्वेश्चन है। आतपन बोलिए या सूर्य ताप बोलिए, उसी का नाम है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यानी जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य की ऊर्जा को, उसको आतपन कहते हैं या सूर्य ताप कहते हैं। यहाँ पे दे सकता है, और यही दे देगा तो आपको दिक्कत होगा वहां पे, क्योंकि पढ़े नहीं है। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। याद रखिए, बहुत ही फायदेमंद है। यदि पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी हो चाहे बीपीएससी हो, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए बात करते हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर क्या 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 है जो तापमान के वितरण को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसी में आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती। ध्यान रखना, आतपन यानी कि सूर्य ताप जो होता है सबसे ज्यादा कहां होता है, भूमध्य रेखा पर। सब बता दिया गया आपको पिछला वीडियो में। और ध्रुव पर जाकर के सूर्य ताप कम हो जाता है, तब तो दोनों ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ है। ठीक, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुव पर सबसे कम, और ध्रुव पर सबसे कम सूर्य ताप होता है। दे दिया है पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ये प्राप्त कर दिया। रखना, यानी 1 अरब में से केवल 2 ही भाग जो है पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करता है। फिर दे दिया है तापमान मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं। सब टोटल आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा इसी वीडियो में, इसलिए आप लोग बने रहिए। फिर दे दिया यहाँ पे वायुदाब यंत्र को वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। यानी कि वायुदाब जो मापने वाला होता है उसको वायुदाब मापी या उससे क्या कहेंगे, बैरोमीटर कहेंगे। बैरोमीटर कहेंगे या वायुदाब मापी कहेंगे। और तापमान मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मोमीटर कहेंगे। फिर इसी तरह से चलिए देखते हैं यहाँ से
क्वेश्चन है, वर्षा मापी यंत्र को वर्षा मापी या रेन गेज कहते हैं। वर्षा मापी या रेन गेज कहते हैं। पवन की दिशा को मापने वाले यंत्र को वात दिग्दर्शी कहते हैं। वात मीन्स हवा होता है, इस तरह से आप याद कर ले सकते हैं इसको। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है, मेन रूप से डिग्री सेल्सियस ही है, जिसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, इसीलिए इसका नाम हो गया सेल्सियस। ठीक, तो चलिए बात करते हैं, इसी में देखते हैं। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जमता है, जल 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये डिग्री सेल्सियस की बात हो रहा है। और अपना लोग जो शरीर के तापमान को मापते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर। और अगर वही फ़ारेनहाइट की बात करते हैं 98.6 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वायु के बारे में। अच्छा खासा क्वेश्चन है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है, ध्यान रखना। अब उच्च दाब क्या होता है? जहां वायु की मात्रा सबसे अधिक होगा, जहां वायु बहुत अधिक होगा उसको उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि वायु का मतलब ये होता है कि वो हमेशा हर एक जगह समान वायु रखना चाहता है। इसीलिए जहां पर ठंडा जगह होगा वहां पे उच्च दाब क्षेत्र होगा, यानी जहां ज्यादा वायु होगा तो वायु कहां ज्यादा होगा? ठंडा जगह में होगा। फिर गर्म जगह में क्यों नहीं वायु ज्यादा होगा? गर्म जगह में इसलिए वायु ज्यादा नहीं होगा कि गर्म जगह में क्या होता है कि वायु गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद हल्का हो गया और हल्का होने के बाद वो ऊपर चल जाता है, इसीलिए वो वहां पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। यानी गर्म जगह पे निम्न दाब क्षेत्र और ठंडा जगह पर उच्च दाब क्षेत्र बनता है। ठीक, चलिए इसी तरह से देख सकते हैं और भी क्वेश्चन है वायु दाब के बारे में। पृथ्वी के सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाएगा। यानी पृथ्वी का जो सतह पर जो वायु के द्वारा जो भार लगाया जाता है उसको वायु दाब कहते हैं। फिर देखना समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उस क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र। अब ये बताया गया आपको कि जहां पर गर्म वायु होगा वहां वायु क्या होगा? ठंडा हो, सॉरी गर्म हो जाएगा। जहां पे गर्म मौसम है वहां वायु गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो ऊपर भाग जाएगा। वहां पर क्या हुआ? वायु नीचे में कम हो गया। तो दूसरा जगह से वायु भरने के लिए यहां पर आएगा, क्योंकि वायु का गुण होता है कि हर एक जगह समान वायु दाब रखें। इसको भरने के लिए यहां तक आया, फिर जहां खाली हुआ वहां भरने के लिए दूसरा जगह से वायु आया। इसी तरह से एक देश से दूसरे देश की ओर हवा चलता है। तो जो चलने वाली हवा होता है उसको पवन कहते हैं। ठीक, चलिए इसी तरह और भी देखते हैं। यहां पे दे दिया गया है कि निम्न दाब वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त तथा नम मौसम होता है। अब जहां पे निम्न दाब होगा तो निम्न दाब कहां होगा? तो निम्न दाब होगा गर्म वाला जगह में। तो गर्म वाला जगह में क्या होगा? बादल युक्त आकाश होगा। क्यों? क्योंकि जब ये वायु ऊपर उठेगा गर्म के वजह से तो पानी भी उसके साथ गर्म की वजह से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ठंडा है, ठंडा है तो वहां क्या होगा? संघनित होगा और संघनित होगा तो बादल का निर्माण कर लेगा। फिर है कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है जिससे वह भारी भी होता है तथा यह उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, जो सब बता दिया गया अभी, जिसके कारण वहां आकाश स्वच्छ और अस्पष्ट होता है। ठीक, चलिए और देखते हैं। इसमें थोड़ा सा बच गया है। पवन वायु की गति को जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है उसे पवन कहते हैं। यानी बहने वाली हवा को ना पवन कहेंगे, जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर आता है। अभी जस्ट बताया गया क्यों आएगा, क्योंकि निम्न दाब मतलब वहां वायु कम, और वायु कम है तो वहां भरने के लिए दूसरा जगह से वायु आएगा तो चलना पड़ेगा वायु को, इसीलिए उसको पवन कहते हैं। फिर बात करते हैं अस्थायी पवन की बात करते हैं। तो अस्थायी पवन में व्यापारिक पवन आता है, पश्चिमी और पूर्वी आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया। ये ध्यान रखना कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा, इसीलिए नाम है इसका अस्थाई, अस्थाई रहता है, वो निश्चित दिशा में चलती रहती है।
फिर है मौसमी पवनें, यहाँ भी ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल देती है, ये मौसम अनुसार चलेगा। और अस्थायी पवन हमेशा लगातार एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में चलेगा। तो ध्यान रखना पश्चिमी और पूर्वी व्यापारिक पवन इसमें आता है। फिर भारत मानसूनी पवनें जो है और मौसमी पवन, यहाँ मानसून यार मौसमी है, ध्यान रखना, ठीक। फिर देखते हैं स्थलीय पवन के बारे में, सॉरी स्थलीय नहीं होगा, स्थानीय पवन होगा, यहाँ गलती लिखा हुआ है, 9 होगा। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी समय में चलती है, जैसे स्थल समुद्र, समुद्री समीर, लू, ये सभी क्या होगा, स्थानीय पवन होगा। ये हर एक जगह नहीं चलता है। ये भारत के उत्तर क्षेत्र में की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। स्थायी नहीं होगा, स्थानीय होगा। स्थानीय पवन को लू कहते हैं, ठीक। फिर दे दिया आर्द्रता के बारे में, तो वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा हो तो आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होता है उसको आर्द्रता कहते हैं। चलिए इसी तरह से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जलवाष्प में ज्यादा नमी की मात्रा होगा, पानी की मात्रा होगा, उसको आर्द्र दिन कहते हैं। और वायु जैसे जैसे गर्म होगा तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, ध्यान रखना, आपको लगेगा कि वायु जब गर्म हो रही तो जलवाष्प कम होगा, शुष्क हो जाएगा, नहीं। ध्यान रखना यहाँ पे जलवाष्प धारण करने की बात करा। जब ये गर्मी होगा तो ज्यादा जलवाष्प ऊपर की ओर भागेगा, यानी वायु में मिलेगा हवा, जलवाष्प। इसी तरह से देखते हैं संघनन के बारे में, देख लीजिए। करा जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होकर यानी संघनित हो जाता है, और जलवाष्प पानी की बूंदे बनाना शुरू कर देता है, और वह भारी हो जाएगा। और भारी होने के बाद क्या होता है, नीचे गिर करके वर्षा करेगा। यानी नीचे में क्या हुआ, गर्म हुआ, तो गर्म हुआ तो क्या होगा, जलवाष्प बनेगा, वायु के साथ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद क्या हो, जो वाष्प था वो बूंद बना लेगा, और बूंद बनाने के बाद कहाँ जाएगा, वो नीचे गिरेगा, फिर वो समुद्र। इसी को जल चक्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, वर्षा जो होता है उस संघनन के कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण होता है, ठीक। चलिए से आगे देखते, जब आकाश में जेट या हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ का निर्माण करता है तो जो नमी होता है वह संघनित होने के बाद पथ का निर्माण, तो हकीकत वो नमी होता है। जब जेट से उड़ते होगा हवाई जहाज सब, तो अधिकतर वो जेट सब, विमान सब देखने को मिलता है, रॉकेट सब, तो देखिएगा पीछे पीछे एक रास्ता टाइप का दिखाई देगा, वो हकीकत में वो क्या होता है, उससे नमी होता है, और नमी ही संघनित हो गया रहता है, वही दिखाई देता है। फिर आगे है ज्यादातर भौम जल कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, वर्षा से प्राप्त हो। ध्यान रखना कि भौम जल जो है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है वह किससे प्राप्त होगा, तो अधिकतर वर्षा से प्राप्त होता है। ध्यान रखने से, ये पूछा हुआ है टीजीटी या पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रिया विधि का आधार पर वर्षा को 3 प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, वर्षा का 3 प्रकार होता है। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं। दे दिया है संवहनी वर्षा, जब सूर्य प्रकाश की सतह पर पड़ता है तो वह उष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाता है। क्या, पानी गर्म होगा और बाद में वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, और वही ठंडी हवा के संपर्क में संघनित होकर के वर्षा का निर्माण करे, उसे कहते हैं संवहनी वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, जो पर्वत द्वारा वर्षा होगा, यहाँ भी वही बात होगा, थोड़ा सा अंतर है। जब सूर्य की प्रकाश पानी की सतह पर पड़ता है तो वह अपना उष्मा ग्रहण कर गर्म होने के बाद वाष्पित होकर के ऊपर उठने लगता है, सब में वही पढ़ना है। जिससे हवा द्वारा हल्का होने पर कारण पहाड़ी क्षेत्रों की ओर उड़ा ले जाता है, और वहां पहाड़ से टकराने के बाद वो पहाड़ के सहारे सहारे ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठंडा मौसम होगा, पहाड़ के ऊपर ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो संघनित होगा, और संघनित होगा तो क्या होगा, बारिश होगा। पर्वतीय वर्षा है। इसी तरह से चक्रवर्ती वर्षा की बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक था, फिर आगे उसमें एनसीईआरटी टॉपिक ही इसी वीडियो में दिखाया जाएगा आपको। चक्रवाती वर्षा देख सकते हैं, जब समुद्र से चक्रवात आती है, जब समुद्र में चक्रवात आती है तथा पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही ठंडी हवा जलवाष्प को ठंडा कर संघनित कर देता है। ये तो गर्म हवा हुआ,
चक्रवात हुआ, और दूसरी ओर से हवा आ रही है और ठंडी है, उससे मिल करके उसको संघनित कर देगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में वर्षा होती है। वर्षा के दूसरा रूप है जैसे हिम, सहिमवृष्टि, ओला, ये सब वर्षा का ही रूप है। चलिए यहां से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो बताया गया आपको, ये सभी क्वेश्चन यहां पे दे दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैले पृथ्वी की विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल में फैल रही पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को, जो रिटर्न जा रहा हो सूर्य के ऊपर की तरफ, उसको रोक लेता है और गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। यदि यह नहीं रहे तो धरती पर ठंडा हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ लिखा दिया है। फिर भूमंडलीय तापमान आपको यहां से बता दिया गया, ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, सब बता दिया गया आपको। चलिए यहीं से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से अभी जो दिखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन कितना प्रतिशत। सही कह रहे हैं आप, जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे बता दिया गया था। अब ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी बता दिया गया था कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी वायु संघनन भारी होता है। ध्यान रखना, ठंडी वायु संघनन भारी होता है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है हमेशा। ठंडी वायु नीचे ही रहेगा, गर्म वायु ऊपर जाएगा, और गर्म वायु को ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां दौड़ती है, जिसको पवन कहते हैं, और इसको वायु चक्र भी कहते हैं। दे दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं सबसे नीचे में दे दिया गया है क्षोभ मंडल, एवरेस्ट इसमें है। मोटा विषुवत पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे मोटा अधिक होता है, धूल पर कम होता है। हवाई जहाज की निचली परत में चलता है हवाई जहाज, देख सकते तो ओजोन है, समताप मंडल है, ये 50 किलोमीटर तक है, सब बता दिया गया आपको। देख सकते उल्का पिंड यहाँ पे है मध्यमंडल। फिर दे दिए वायुमंडल में आयन मंडल, तापन मंडल, दाब न्यून होता है इसमें, ध्यान रखना दाब न्यून होगा इसमें। फिर ऊपर में वायुमंडल सब दे दिया है, एनसीईआरटी से लिखाया गया आपको। देखिए तापमान मापता है उसको तापमापी कहेंगे, वायु दाब मापेगा वायु दाब मापी बोलेंगे, वर्षा मापेगा वर्षा माप, पवन की दिशा तो वाग दीर्घदर्शी, सब देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए यहां से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। करा चांद पर वायु नहीं है तब वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाता है तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर द्वारा विपरीत बल लगने कारण उनकी रक्त यानी शिरा फट जाएगा, रक्त शिराएं वेन फट जाएगा, नस फट जाएगा, वो मर जाएगा। वायु दाब बाहर की तरफ लगाता है, हम लोग शरीर के अंदर की तरफ लगाता है। हमारे शरीर के जो अंदर जो है वायु वो बाहर की तरफ लगा, तब हमारा शरीर मेंटेन है। यहाँ पर जैसे एक बोतल में देखिएगा, बोतल के अंदर से वायु निकाल दीजिए, बोतल पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और अंदर के वायु को हम निकाल लिए, अंदर के वायु बाहर की तरफ नहीं लगा रहा, क्योंकि वायु तो निकाल लिए। यहाँ भी वही बात है, अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाता है तो उसके सूट में वायु भरी रहती है जो बाहर की तरफ बल लगाता है, और उसके सूट जो अंदर जो सूट में जो वायु होता है वो हमारे शरीर के अंदर की तरफ बल लगाएगा, और शरीर के अंदर जो वायु है वो बाहर की तरफ लगाएगा, तब जाकर शरीर मेंटेन रखता है। तो चलिए इसी तरह से देख सकते हैं, और बहुत सारा यहाँ से चक्रवाती वर्षा के बारे में बताया गया, अभी आर्द्र वर्षा के बारे में बताया गया। टोटल ये इसी से बताया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना आप लोग न भूलें और कमेंट्स जरूर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के बीच ये वीडियो पहुंच जाए। खास बात यह है कि यदि आप सीटेट 6 to 8 सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट के लिए सबसे ज्यादा रामबाण है। सीटेट के लिए यहां से 100% मिलेगा, और बीपीएससी पीआरटी में या टीजीटी में यहां से 95% क्वेश्चन मिलेगा आपको। 5% क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन जो है आपको बाहर से कहीं से डाला हुआ रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। यदि सीटेट के लिए तो उसके लिए और बहुत बेहतर है ये। इसलिए यदि कोई दोस्त सब सीटेट का तैयारी करता हो, पेपर 2 का, एसएसटी का, तो उसके पास उसको शेयर कीजिए, और बीपीएससी के लिए भी शेयर कीजिए। और अदर कॉम्पिटेटिव भारत का कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं जहां पे एनसीईआरटी से नहीं पूछता है, इसलिए मेन पकड़ आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िए। आपको यही वीडियो को आधा घंटा में आप क्लियर हो गया, लेकिन खुद से पढ़ते हैं तो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा।
वो भी आपको 4 दिन पढ़ना होगा, 10 दिन पढ़ना होगा, 10 बार पढ़ना होगा एक एनसीईआरटी बुक को, एक चैप्टर को, तब जाकर क्लियर होगा डाउट। लेकिन यहाँ पे निचोड़ आपको दे दिया गया, एक भी क्वेश्चन आप अलग से नहीं होगा। यदि लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन बनता, हमारे कमेंट्स कीजिए आप हमको, हर एक क्वेश्चन का प्रूफ रखे हुए आपके पास आपके लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो को देखने के लिए। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। और नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया, वहां से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद।